नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट LCA तेजस को लेकर है, जिसे लेकर अभी एक मिसलीडिंग नैरेटिव को पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन बेस्ड डिफेंस आउटलेट डिफेंस एक्सप्रेस की तरफ से अभी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें एक क्लेम किया जा रहा है कि रिपब्लिक डे परेड 2026 के फ्लाई पास्ट में तेजस की एब्सेंस का मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट पर भारत का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। इस रिपोर्ट में दुबई एयर शो में हुई क्रैश को भी लिंक किया गया और कहा गया कि इसकी वजह से तेजस की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा और इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या भारत की तरफ से अपनी फ्लाई पास में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर अभी फैक्ट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल अलग होने वाली है। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट के लिए भारत पिछले कई दशकों से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल को फॉलो करता आ रहा है। इस रूल के मुताबिक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को नॉर्मली फ्लाई पास्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। खासकर दिल्ली जैसे डेंसली पॉपुलेटेड और हाई सिक्योरिटी जोन के ऊपर इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि बर्ड स्ट्राइक होने से किसी भी तरीके की अगर कोई इंजन फेलियर हो जाता है तो ऐसे सिनारियो में रिस्क का मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उसके बाद एयरक्राफ्ट को कहीं पर लैंड कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसके बाद क्रैश भी होता है तब भी ये किसी पॉपुलेटेड एरिया में जाके क्रैश हो जाएगा, जिससे लोगों की जान जाने वाली है। और इसी वजह से रूल को बनाया गया था। अब खास बात यह कि तेजस पहले भी एक बार 2017 में हमारी रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में शामिल हो चुका है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक एक्सेप्शन था, क्योंकि नियरली 50 साल के बाद किसी इंडिजिनस फाइटर जेट ने पहली बार परेड में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले HF-24 मारुत लास्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था जिसको रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया था। अभी अगर मिराज 2000 की बात करें तो वो भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसको रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मिराज एक प्रूवन और कॉम्बैट टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी उसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। कुल मिलाकर तेजस मार्क 1 की एब्सेंस का दुबई क्रैश से या कॉन्फिडेंस लूज होने से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होने वाला है। ये सिर्फ लॉन्ग स्टैंडिंग सेफ्टी रूल है, जिस वजह से अभी इसको फॉलो किया जा रहा है, जो सभी सिंगल इंजन फाइटर जेट पर इक्वली अप्लाई किया जाता है। इस तरह की रिपोर्ट फैक्ट को सिलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही क्लियर होता है। और एक तरीके से अभी तेजस को यहाँ पर डिफेम करने की भी कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है, लेकिन इस बार ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाली है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अभी 114 F4 और F5 स्टैंडर्ड की फाइटर जेट को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद टोटल रफाल फ्लीट लगभग 150 एयरक्राफ्ट के आसपास पहुंचने वाली है। ये नंबर इंडियन एयरफोर्स के पुराने मिराज 2000 फ्लीट की लगभग 3 गुना ज़्यादा होने वाली है। ऑन पेपर ये एक बहुत ही मैसिव कैपेबिलिटी जंप होने वाला है, लेकिन यहीं पर एक पुरानी वार्निंग बेल भी बजने लगती है। अगर हम पिछले एक्सपीरियंस को देखें तो मिराज 2000 अपग्रेड प्रोग्राम एक क्लियर एग्जांपल है। इनिशियली ये एक सिंपल मिड लाइफ अपग्रेड के तौर पर प्लान किया गया था, लेकिन नेगोशिएशन, डिलेज और कॉस्ट एस्केलेशन के बाद भारत को मिराज को अपग्रेड करने के लिए लगभग $40 मिलियन पर एयरक्राफ्ट के ऊपर देने पड़े थे। मतलब नए मिराज 2000 को खरीदने के लिए जितना पैसा लगा था उतना ही पैसा इनको बाद में अपग्रेड करने के लिए दिया गया था। ये डील इसलिए एक्सेप्ट करनी पड़ी थी क्योंकि उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद नहीं था। अभी रफाल के साथ भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल सकता है। रफाल पहले से ही दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बन चुका है और फ्यूचर में इसकी F4 और खास करके F5 स्टैंडर्ड नए वेपन, सेंसर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ कॉस्ट को और भी इंक्रीज करने वाले हैं। फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री हिस्टोरिकली वर्ल्ड क्लास के एयरक्राफ्ट को डिलीवर करता है, लेकिन उनके अपग्रेड्स और सपोर्ट बिल्स भी उतने ही प्रीमियम होते हैं। कंसर्न ये है कि जैसे जैसे रफाल इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन फाइटर बनता जाएगा, भारत एक लॉन्ग टर्म फ्रेंच कंट्रोल अपग्रेड इकोसिस्टम में लॉक हो जाएगा। और हिस्ट्री बता दे कि हर मेजर अपग्रेड साइकिल के साथ एक हेवी प्राइस टैग भी आने वाला है। मिराज 2000 के केस में भारत के पास कोई क्लियर चॉइस मौजूद नहीं था, लेकिन रफाल के केस में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या इस बार इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट कोई स्मार्टर कॉस्ट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने वाली है, या फिर हिस्ट्री खुद को फिर से रिपीट करने वाली है। कुल मिलाकर रफाल कैपेबिलिटी के मामले में अनमैच रहने वाला है, लेकिन अगर कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये मिराज 2000 अपग्रेड जैसी एक और वार्निंग स्टोरी को क्रिएट कर सकता है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस काउंटर ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र की तरफ से, जिसको अभी एक ग्लोबल गेम चेंजर बताया जा रहा है।
दोस्तों सोलर इंडस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन सत्यनारायण की तरफ से भार्गवास्त्र को लेकर एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया गया है। उनके मुताबिक दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा काउंटर ड्रोन सिस्टम मौजूद नहीं है जो भार्गवास्त्र जैसी फायर पावर और स्वार्म ड्रोन के खिलाफ न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफर कर सकता है। उनका कहना है कि जहां पर अमेरिका या किसी और देश के सिस्टम एक साथ सिर्फ 4 ही मिसाइल को फायर कर सकते हैं, वहीं भार्गवास्त्र एक ही टाइम पर 60 से ज्यादा माइक्रो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। भार्गवास्त्र को स्पेशली मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पर दुश्मन एक साथ मल्टीपल ड्रोन को या लॉटरिंग मुनिशन को लॉन्च करके ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम सर्वेलेंस, डिटेक्शन, ट्रैकिंग और हार्ड किल इंटरसेप्शन को एक सिंगल मोबाइल और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात इसका 2 लेयर एंगेजमेंट आर्किटेक्चर होने वाला है। पहला लेयर अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल करता है जो एयर में एक डेंस फ्रेगमेंटेशन जोन को क्रिएट करते हैं। ये लेयर मास ड्रोन सम अटैक्स के अगेंस्ट में हाईली इफेक्टिव होने वाला है और लगभग 20 मीटर रेडियस में मल्टीपल ड्रोन को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा लेयर गाइडेड माइक्रो मिसाइल पर बेस्ड होने वाली, जो कि हाई वैल्यू और मैन्यूवरिंग टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस लेयर के थ्रू कॉम्प्लेक्स ड्रोन, लॉटरिंग मुनिशंस और लो आरसीएस वाले एरियल टारगेट को प्रिसिशन के साथ इंटरसेप्ट किया जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो भार्गवास्त्र 6 से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर छोटे साइज के ड्रोन को भी डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इसका इंटरसेप्शन रेंज 2.5 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और इससे डिफेंडिंग फोर्सेस को काफी वैल्यूएबल रिएक्शन टाइम भी मिल पाता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी भार्गवास्त्र का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यह सिस्टम फुल्ली मोबाइल सिस्टम है जिसको अलग अलग तरह के मिलिट्री व्हीकल पर माउंट किया जा सकता है और 5000 मीटर की एल्टीट्यूड तक ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब ये सिस्टम लद्दाख जैसी हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर हमारे डेजर्ट और कोस्टल रीजन तक डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटी और ब्लैक शार्क एडवांस हैवीवेट टॉर्पेडो की तरफ से। दोस्तों इटालियन डिफेंस फर्म वर्ल्ड सबमरीन सिस्टम की तरफ से ये बात अभी कंफर्म किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के लिए जो ब्लैक शार्क एडवांस हैवीवेट टॉर्पेडो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो नेवी की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। इसके साथ ही एक और खास बात भी अभी सामने आई है, जिसमें फ्यूचर में इन टॉर्पेडो की इंडोनेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता भी ओपन हो सकता है। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान वॉस की हेड ऑफ मार्केटिंग और सेल एंड्रिया रूफिनी की तरफ से बात बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी के कलवरी क्लास सबमरीन के लिए फाइनल किया गया, जिसमें 48 हैवीवेट टॉर्पेडो सप्लाई किया जाएगा। इस डील के बाद ब्लैक शार्क एडवांस हैवीवेट टॉर्पेडो इंडियन नेवी की सभी 6 कलवरी क्लास सबमरीन में इस्तेमाल किए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक अभी ग्लोबल मार्केट में इसे बेस्ट इन क्लास हैवीवेट टॉर्पेडो माना जाता है और इस टॉर्पेडो की सबसे बड़ी खास बात इसका फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल डिजाइन होने वाला है। ये टॉर्पेडो सिर्फ करंट सबमरीन के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में एक्वायर किए जाने वाले इंडियन नेवी के किसी भी प्लेटफॉर्म में एडजस्ट किए जा सकते हैं। वास का कहना है कि इसे इंडियन नेवी को लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल ग्रोथ मिल सकता है और ये सिर्फ प्रोजेक्ट 75 सबमरीन तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाले हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ब्लैक शार्क टॉर्पेडो एक नए जनरेशन की हैवीवेट टॉर्पेडो जिसको इटालियन नेवी के साथ क्लोज ऑपरेशन इनपुट को बेस करके बनाया गया था। अभी इस टॉर्पेडो को ग्लोबली 7 नेवीज ऑपरेशनल कर चुके हैं और अभी 4 और नेवीज जो इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टॉर्पेडो स्कॉर्पियन क्लास, किलो क्लास, यू बोट वेरिएंट्स और इवन मिडजेट सबमरीन के साथ भी इंटीग्रेट हो चुका है और कंपनी का कहना है कि इसका इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन भी रिलेटिवली आसान होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन उद्देश्य इंडियन नेवी को इन हाउस मेंटेनेंस कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करना है ताकि लॉन्ग टर्म में फॉरेन डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। बॉस की तरफ से ये क्लियर किया गया कि ये डील कोई वन टाइम सेल डील नहीं होने वाला है बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकता है। इंडोनेशन की बात करें तो हालांकि करंट डील को बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर साइन किया गया, लेकिन वॉस की तरफ से मेक इन इंडिया के अंदर भारत में एंट्री करने का हिंट दिया गया। यानी कि फ्यूचर में अगर इंडियन नेवी की तरफ से एडिशनल टॉर्पेडो का ऑर्डर दिया जाता है तो सिलेक्टेड इंडियन कंपनी के साथ मिलकर इन टॉर्पेडो को टीओडी के साथ भारत में बनाने की कोशिश किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।